फॉरेस्ट बायोम हम देख रहे थे, जिसमें कि हम कॉर्निफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट तथा सब जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इनमें एक चौथा टाइप भी होता है जिन्हें कि सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा के वन कहा जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें होता है कि इस प्रकार के जो वन होते हैं वो अमेरिका के फ्लोरिडा प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में जो वर्षा होती है वो नॉर्मली जो होती है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें जो वर्षा होती है वो होती रहती है पूरे वर्ष भर। और इन वनों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, उनकी लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड शेप की होती है, यानी कि चौड़ी होती है। और ये क्या होती है कि एवरग्रीन होती है, यानी कि सदाबहार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके फ्लोरा की बात करें, वनस्पति जात की बात करें, तो इनमें पाम, लिम्बो, ओक वन, वाइन और टैमेरिंड ये सब इत्यादि जो होते हैं वो प्लांट्स पाए जाते हैं। और इनका जो बायोटा होता है, जो जंतुजात होता है फौना, वो अधिकांशतः वृक्षाश्रय प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोम इज ग्रासलैंड बायोम, यानी कि घास के मैदान बायोम जिसे हम कहते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो प्रदेश है उनमें पाए जाते हैं। इन मैदानों की विशेषता ये होती है कि इनमें जो वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है वो सामान्यतः कम ही होता है, यानी कि कम दिखाई देता है, जो कि कितना होता है 25 to 75 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि कैसा होता है कि वनों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि घास के मैदानों में भी मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं, लेकिन इनमें जो मौसमी जो परिवर्तन होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। वर्षा जो होती है वो अनियमित होती है, यानी कि समान नहीं होती है। इन क्षेत्रों में नमी जो आर्द्रता होती है वो भी कम होती है। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि घने लंबे वृक्ष का अभाव होने के कारण इनमें वायु का जो प्रवाह होता है वो स्वतंत्र होता है तथा तीव्र होता है। और इनमें घास के मैदानों में बफेलो जो घास होती है, बफेलो ग्रासेस जिन्हें की छोटी घास कहते हैं, उनसे छोटी घास से लगाकर अत्यधिक लंबी जो घास होती है वो प्रमुखता से पाई जाती है, जिनमें कि एलिफेंट ग्रासेस तथा बैम्बोस जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर अगर हम बात करें तो घास के मैदान बायोम को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, सवाना, प्रेरीज तथा स्टेपेस। नॉर्मली स्टूडेंट जो सवाना जो ग्रासलैंड होते हैं, सवाना के घास के मैदान, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं। ये वन तथा घास के मैदानों के बीच की अवस्था को निरूपित करते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सवाना की घास में के जो मैदान होते हैं इनमें क्या होता है कि जनरली चित्राए हुए यानी कि स्प्रेडेड तथा सूखा प्रतिरोधी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंट जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि 10 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। और इनमें जो घास होती है जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है वो 1.5 से 2 मीटर तक की लंबी होती है। देन हम बात करते हैं प्रेरीज ग्रासलैंड, यानी कि प्रेरीज घास के मैदान। ये क्या होता है कि मैदानी इलाके जैसे उत्तरी व केंद्रीय अमेरिका, पूर्वी यूरोप व अर्जेंटीना आदि देशों में पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के जो मैदान होते हैं वो उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो होती है वो बहुत कम तथा अनियमित होती है, यानी कि अनइक्वल होती है। प्रेरीज घास के मैदानों में क्या होता है कि वृक्षा का क्या होता है कि अभाव होता है, यहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते, ट्रीज एब्सेंट होते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेपिस ग्रासलैंड, यानी कि स्टेपिस घास के मैदान। ये मैदान दक्षिणी एशिया, साइबेरिया, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तथा एशिया में पाए जाते हैं। जो घास के जो मैदान होते हैं वो अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं और ड्राई होते हैं। इनमें प्लांट्स नहीं पाए जाते या कम पाए जाते हैं, और ये क्या होता है कि चराई के लिए उपयुक्त होते हैं। ये तो थी फौना की बात। आगे हम बात करेंगे इनके बायोटा इनका कैसा होता है, यानी कि इनका जो जीवजात होता है वो किस प्रकार होता है। फ्लोरा की हम बारे में बात कर चुके हैं कि इसमें सवाना, प्रेरीज तथा स्टेपिस ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अगर हम फौना की बात करें तो इनमें मेनली क्या होता है कि मुख्य रूप से हर्बीवोर्स जो होते हैं उनका नंबर
ज्यादा देखने को मिलता है कि घास के मैदानों में क्या होता है कि मुख्य रूप से शाकाहारी जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आकार के तेज दौड़ने वाले तथा घास चढ़ने वाले मैमल्स यानी कि स्तनधारी जंतु भी पाए जाते हैं। इनके अगर हम बायोटा की बात करें, प्रमुख जो जीवजात होता है उसमें क्या होता है कि बाइसन, एंटीलोप, जेब्रा, हॉर्स, एस, कैटल्स, फॉक्स, वॉल्फ, प्रेरीज डॉग्स, प्रेरीज चिकन, लार्क, वॉबलर, हॉक, आउल्स और इत्यादि जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जिनमें कि लिजार्ड्स, टॉर्टॉइस यानी कि स्थानीय कछुए, रैटल स्नेक और नॉर्मली जो स्नेक होते हैं अदर टाइप, और इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस में भी फ्रॉग, टॉड, ये सब जो होते हैं एपोडा की जो स्पीशीज होती है वो एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा घास के मैदानों में प्रमुख रूप से कुछ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, कीट भी पाए जाते हैं जिनमें कि ग्रास हॉपर, लोकस्ट, टर्माइट, ब्लिस्टर बी, बीज, वास्पास, आंट्स इत्यादि जो होते हैं वो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो थी ग्रासलैंड बायोम के बारे में बात। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोम इज डेजर्ट बायोम यानी कि मरुस्थलीय बायोम। सो नॉर्मली मरुस्थलीय बायोम देखने से पहले अगर हम ग्रासलैंड के अडेप्टेशंस की बात करें, घासीय बायोम के अनुकूलन की, तो नॉर्मली क्या होता है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सामान्यतः झुंड बनाकर रहते हैं, क्योंकि जो घास के जो मैदान होते हैं वो खुले प्रकार के होते हैं और इस प्रकार के आवास में क्या होता है कि जीवन सुरक्षा की दृष्टि से जो होता है वो उपयुक्त होता है। कब? जब ये ग्रुप में रहते हैं यानी कि झुंड बना करके रहते हैं। और इसके अलावा इन क्षेत्र के जंतु जो होते हैं वो तेज दौड़ने या बिलकारी जीवन के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि सुरक्षा के अन्य साधन नहीं होते हैं। कई प्राणियों में क्या होता है कि सुरक्षा रंजन पाया जाता है, कि कलरेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि अपने बॉडी जो होती है उसका कलर चेंज कर लेते हैं और उपयुक्त जो आवास होता है उसके स्थान उसके अनुसार खुद के कलर को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन यानी कि प्रवासन जो होता है वो घास के मैदानों के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनका एक विशेष गुण होता है। ये थे ग्रासलैंड अडेप्टेशन। अब बात करेंगे डेजर्ट बायोम यानी कि मरुस्थलीय बायोम। नॉर्मली स्टूडेंट अर्थ पर मरुस्थलीय जो बायोम होते हैं डेजर्ट बायोम, वो इन स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहां पर रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि जो वार्षिक वर्षा जो होती है वो 10 इंच से भी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी कि तापमान ज्यादा होता है, इवोपोरेशन जो रेट होती है वाष्पन की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के लगभग 1/7 भूभागों में वर्षा जो होती है वो अल्प मात्रा में होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर मरुस्थलीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इनमें क्या होता है कि वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, न के बराबर। और जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है मरुस्थलीय प्रदेशों का, वो कैसा होता है? शुष्क होता है। जनरली स्टूडेंट हम देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट जो एरियाज वे होते हैं जहां पर सामान्य जीवन के लिए आवश्यक जल भी जो होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेजर्ट बायोम यानी कि मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले जो विशेषता होती है वो इसकी होती है लैक ऑफ वाटर यानी कि वाटर की कमी, जिसे हम कह सकते हैं जल की कमी। मरुस्थलीय प्रदेशों में अल्प वर्षा व प्राकृतिक जल स्रोतों के अभाव के कारण क्या होता है कि जल की कमी अत्यधिक बनी रहती है, और ये जो जल की कमी होती है वो मरुस्थलीय प्रदेशों का विशिष्ट लक्षण होता है। देन हम सेकंड कैरेक्टर होता है फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापक्रम में उच्चावचन यानी कि उतार चढ़ाव। नॉर्मली स्टूडेंट जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उनमें दैनिक तापमान में काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, जो इस प्रकार के वातावरण की क्या होती है? विशेषता होती है। रेगिस्तानों में दिन के समय तापमान अधिक होता है, लेकिन नाइट के समय यानी कि रात के समय क्या होता है कि कम हो जाता है। और इनके अधिकतम व न्यूनतम तापमान में क्या होता है कि काफी अंतर पाया जाता है। थर्ड कैरेक्टर है लो ह्यूमिडिटी यानी कि अल्प नमी या आर्द्रता। मरुस्थलीय प्रदेश के वातावरण में जो नमी होती है बहुत कम पाई जाती है, जो कि इस क्षेत्र की विशेषता होती है। हाई इवेपोरेशन रेट यानी कि अधिक वाष्पन दर। रेगिस्तानों में उच्च ताप व तीव्र वायु वेग के कारण जो वाष्पन जो दर होती है वो भी अधिक देखने को मिलती है।
सैंडी स्ट्रोम्स नेक्स्ट कैरेक्टर इसका, यानी कि रेतीली आंधियां जिसे हम कहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट सॉइल में क्या होता है कि नमी के अभाव के कारण जो मिट्टी होती है वो सूख करके रेत का रूप धारण कर लेती है, यानी कि सैंड जो होती है वो धारण कर लेती है। और टेम्परेचर की अधिकता तथा नमी कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो वायु वेग होता है वो भी अधिक हो जाता है, यानी कि एयर की जो वेलोसिटी होती है, जो करंट होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीव्र वायु वेग के कारण क्या होता है कि ये जो रेतीली मिट्टी होती है, जो सैंडी जो सॉइल होती है वो उड़ती रहती है, जिसे कि सैंडी स्ट्रोम्स कहते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि धूल भरी आंधियां जो होती है इनसे चलती रहती है इन रेत की वजह से। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है लो वेजिटेशन। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है मरुस्थलीय आवासों में, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वनस्पतियां वो भी बहुत कम पाई जाती है। और जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो जनरली जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए अडेप्टेड होती है, यानी कि अनुकूलित होती है। स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर हम इनके डेजर्ट के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनमें विभिन्न परिस्थितियों तथा मरुस्थलों को बताने वाले कारणों के आधार पर इन डेजर्ट को बहुत डिफरेंट टाइप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इनमें क्लासिफाइड किया गया इनको, जिनमें कि इनमें कम वर्षा वाला यानी कि लो जो रेनफॉल होती है उनमें डेजर्ट होते हैं। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट, टॉक्सिक डेजर्ट तथा साल्टी डेजर्ट जो होते हैं, ये इस प्रकार के जो डेजर्ट होते हैं वो उनके परिस्थितियों के आधार पर बांटा गया है इनको डिफरेंट टाइप में। देन नॉर्मली अगर हम अगर डेजर्ट की बात करें स्टूडेंट तो ये होता है थार डेजर्ट, यानी कि थार मरुस्थल। इंडिया में पाया जाने वाला जो थार मरुस्थल होता है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा प्रदेशों में फैला हुआ है, यानी कि अपर की तरफ का जो पार्ट है वेस्टर्न जो वेस्ट है, जो इंडिया का जो वेस्ट जो भाग होता है वो थार मरुस्थल द्वारा घिरा हुआ रहता है। थार मरुस्थल का विस्तार अगर हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में इसकी बात करें तो इनमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, गंगानगर, चूरू, पाली, सिक्कर इत्यादि में क्या पाया जाता है, थार मरुस्थल का विस्तार होता है। राजस्थान में क्या होता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है कि वर्षा जो होती है वो सामान्य से कम होती है, रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, तापमान जो कि 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और स्टूडेंट नॉर्मली अगर हम इनमें बात करें तो इनमें क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट जो होती है यानी कि वाष्पन की जो दर होती है वो अत्यधिक होती है। तो तेज गर्मी और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि प्लांट्स का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मृदा का क्षरण होता रहता है। तो मृदा के क्षरण को, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आवश्यक है कि डेजर्ट एरिया में डेजर्ट वृक्ष, झाड़ियां तथा घास लगाने चाहिए। और राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में डेजर्ट में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो डेजर्ट डेवलपमेंट हेतु यानी कि मरुस्थलीय विकास हेतु जोधपुर में क्या होता है कि सरकार द्वारा एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है जिसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी जिसे हम कहते हैं। देन हम बात करते हैं फ्लोरा ऑफ डेजर्ट बायोम यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र का वनस्पति जात। नॉर्मली हम देखते हैं कि डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली जो प्लांट्स होती है, जो वनस्पतियां होती है, फ्लोरा, वो मुख्य रूप से ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है यानी कि शुष्क प्रतिरोधी होती है। इन शुष्क प्रतिरोधी वनस्पतियों के अलावा एमीफेरल्स प्रकार की स्पीशीज भी पाई जाती है। ये जो वनस्पतियां होती है एमीफेरल्स, इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत छोटा होता है। और अगर हम ड्रॉट रेजिस्टेंट अगर इनकी बात करें, शुष्क प्रतिरोधी प्लांट्स की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि वाटर को स्टोर करने, वाटर कंजर्वेशन तथा ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करने के लिए इनमें क्या होता है कुछ विशिष्ट अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशंस विकसित हो जाते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए इनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो बहुत ज्यादा गहरी होती है और वाटर कंजर्वेशन के लिए उपयुक्त होती है। प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो छोटी होती है तथा कांटेदार होती है, जिसमें कि क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन के लिए कम सतह उपलब्ध होती है।
इसके अलावा जल संरक्षण के लिए इनमें क्या होता है कि जो तने और जो लीव्स होती है वो बहुत ज्यादा गुद्देदार होती है और मांसल होती है। और इसके अलावा इन प्लांट्स के ऊपरी तथा बाह्य सतह पर क्या होता है कि एक क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से जल वाष्प यानी कि एवोपोरेशन को रोका जा सके, जिसमें कि कैक्टस की विभिन्न प्रजातियां, यूफोर्बिया इत्यादि होते हैं। इसके अलावा कंटीली झाड़ियों में अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि इनमें भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि कांटेदार पत्तियां, तने, ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों का झड़ जाना, लंबी व जल संचय हेतु रूपांतरित जड़ें, उदाहरण कैर, करील, जाल, पीलू, ये सब इत्यादि प्लांट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जंतुओं को आश्रय व भोजन उपलब्ध करवाते हैं, और ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने हेतु अडेप्टेट होते हैं, जैसे कि खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, गोंदा, नीम इत्यादि पाए जाते हैं। ये तो थी फ्लोरा के बारे में बात और इनके अडेप्टेशन। अगर हम फौना की बात करें यानी कि इनकी प्राणी जात की बात करें तो मरुस्थलीय आवास में विषम परिस्थितियां यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन जो होने के बावजूद इनमें क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, यानी कि अन्य प्रजातियों के जंतु पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा उस विशेष रूप से रहने हेतु क्या होते हैं, अनुकूलित होने के अडेप्टेड होते हैं। इसमें हम बात करेंगे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इनमें कौन कौन से थे, जैसे कि बैट, हैजहॉग, हेयर, पॉर्क्यूपाइन, ब्लूबल इत्यादि पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें शल्की चींटी गोर यानी कि स्केली आंट ईटर जिसे हम कहते हैं, जर्बिल्स, वाइल्ड बोर, डेजर्ट कैट, मॉन्गूस, इसके अलावा ब्लैक बग, गजेला, कंगारू रैट, कैमिल, डेजर्ट रैट, फॉक्स, जैकल रैट, ये सब इत्यादि पाए जाते हैं। इसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें तो इनमें काइट्स, किंग क्रो, बबलर, वल्चर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जिसे गोडावन कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। और रेप्टाइल्स में अगर एनिमल्स की बात करें तो इनमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के लिजार्ड्स पाई जाती है, उनकी विभिन्न स्पीशीज पाई जाती है, जैसे कि गिरगिट, यूरोमेस्टिक्स, कैमेलियन, वेरेनस, मोबुआ, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्नेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एरिक्स क्रेट, वाइपर, रेटल स्नेक, ये सब पाए जाते हैं रेप्टाइल्स। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनमें ग्रॉसहॉपर, लोकस्ट, आंट्स, हनीबी, वास्पा और डिफरेंट टाइप के बीटल्स भी पाए जाते हैं। ये थी फौना के बारे में बात, यानी कि इनके प्राणी जात जिसे हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेजर्ट अडेप्टेशन यानी कि यानी कि इनके मरुस्थलीय आवास के अनुकूलन। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती है, जैसे कि कम वर्षा, अधिक तापमान में फ्लक्चुएशंस और इसके अलावा हाई इवेपोरेशन रेट। तो इस प्रकार के होता है कि इन परिस्थितियों में रहने वाले जो प्राणी होते हैं इन विशिष्ट परिस्थितियों यानी कि स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन हेतु अनुकूलित होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। इनमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जल की कमी, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन तथा रेतीली आंधियों के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अडेप्टेशन फॉर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी कि जल की कमी के लिए अनुकूलन। मरुस्थलीय आवास में जल स्रोतों की कमी होती है और उस क्षेत्र में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो मुख्य रूप से उनकी जो मुख्य समस्या होती है वो जल ग्रहण करने तथा उन्हें रक्षित करने या फिर संचित करने की होती है। इनमें अगर हम वाटर इंटेक की बात करें, जल ग्रहण की बात करें, तो जो मरुस्थलीय जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की पत्तियों पर गिरे ओस की बूंदों को खाकर पत्तियों के साथ ग्रहण कर जल की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि पानी नहीं पीते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय कछुए और इसके अलावा चूहे, और ये क्या करते हैं कि गुद्देदार पादपों को खाकर ही जल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कंगारू रैट, चींटियां, चूहे, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज द्वारा उत्पन्न जो वाटर होते हैं उसी से अपना काम चला लेते हैं। सेकंड जो इनमें अगर प्रॉब्लम होती है वो होती है वाटर हानि या वाटर लॉस जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जल की हानि को रोकना होता है। इनमें जो जल की हानि होती है वो मुख्य रूप से बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन तथा एक्सक्रीशन के दौरान होती है, यानी कि शारीरिक सतह से वाष्पीकरण द्वारा, श्वसन द्वारा और
यूरिन एक्सक्रीशन के द्वारा जल की हानि होती है। इनमें जल की हानि को रोकने के लिए जो अडेप्टेशन होते हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से वाष्पन द्वारा जल की हानि को रोका जा सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने वाली ग्रंथियां जो होती है बहुत कम पाई जाती है। स्किन पर शल्क कंटिकाएं और तथा अपारगम्य यानी कि इम्परमेबल एक कवच पाया जाता है, आवरण पाया जाता है जो कि जल की हानि को रोकता है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन के दौरान होने वाली जो जल की हानि होती है उसको रोकने हेतु इनमें क्या होता है कि जो बहुस्थलीय प्राणी होते हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्टेज के रूप में अत्यधिक सांद्र अवस्था में सेमी सॉलिड स्टेज में क्या होता है कि उसको सर्जित करते हैं कि एक्सक्रेट करते हैं तथा जल की हानि को रोकते हैं। इसके अलावा कई जो प्राणी होते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं जो कि कैसा होता है कि सेमी सॉलिड या क्रिस्टलीय अवस्था में एक्सक्रीट किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जल की हानि नहीं होती है। देन सेकंड अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो वो होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कॉचिंग सन यानी कि तेज धूप से सुरक्षा। मनुष्य प्राणियों में तेज धूप व अधिक ताप से अपनी सुरक्षा करनी होती है। इस हेतु उनमें क्या होता है कि इन प्राणियों की जो खाल होती है वो मोटी होती है। सुरक्षा के लिए इनके त्वचा पर शल्क व कंटिकाएं तथा स्क्यूट्स पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। इनकी जो टांगे होती है इन प्राणियों की वो लंबी होती है ताकि शरीर को सतह से काफी ऊंचा रखा जा सके। इससे क्या होता है कि जो शरीर होता है वो सीधा सतह के संपर्क में आने से बच जाता है। अधिकांश जो छोटे मनुष्य प्राणी होते हैं वो दिन के तेज धूप के समय अपने बिल में रहते हैं यानी कि बोरों में रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम तथा अधिक नमी पाई जाती है। देन बात करते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैंड स्टॉर्म्स यानी कि रेतीली तूफानों से सुरक्षा। डेजर्ट जो हैबिटेट होते हैं इनमें जनरली तूफान जो होते हैं वो आते रहते हैं, सैंड जिसे हम कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो इनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो छोटे होकर एक स्मॉल पोर के रूप में रह जाते हैं, या फिर इनमें ये कह सकते हैं कि ये कपाट यानी कि वॉल द्वारा खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। और इनकी जो आईलैशेस या जो पलकी होती है वो इस तरह से रूपांतरित होती है कि रेत से इनकी आंखों की सुरक्षा हो जाती है और देखने में इनको कोई कठिनाई नहीं होती है। और अगर डेजर्ट अडेप्टेशन की बात करें तो इनमें क्या होता है कि ये जो प्राणी होते हैं डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वो तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। त्वचा का रंग वातावरण के अनुरूप होता है। स्वयं की रक्षा के लिए इनमें टॉक्सिन यानी कि जहर पाया जाता है। और इनके जो संवेदी अंग जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं यानी कि डेवलप्ड होते हैं।